सर एस्टेट प्लानिंग की पहली सीढ़ी वसीयत होती है, लेकिन अगर अगर दो देशों में संपत्ति हो तो विल सर कैसे बनाई जाए? सबसे पहले मैं एक चीज इसमें विल से पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि कानून कौन सा लगेगा। हम्म। अगर आपके पास संपत्ति दो देशों में है तो कानून कौन सा लगेगा, आपको सब किस कंट्री का कानून लगेगा उसको फिर से पहले समझते हैं। तो लॉ कहता है, ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कैसी है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस कंट्री का कानून लगेगा जिस कंट्री में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, आप कहीं भी रह रहे हो। सपोज एक इंडियन है, उस पे यूएस में एक घर है, तो ये यूएस के इनहेरिटेंस लॉ के अनुसार बटेगा, क्योंकि अब ये यूएस में इसकी जमीन के साथ जुड़ा हुआ की संपत्ति है। तो इसमें एक वर्ड यूज करते हैं, इन साइटस, फ्रॉम द लैंड। और अगर एसेट मूवेबल है तो उस कंट्री का कानून लगेगा जहां इस व्यक्ति की मृत्यु के टाइम इसकी डोमिसाइल थी। और डोमिसाइल सिटीजनशिप नहीं होती। जी। मैं इंडिया का डोमिसाइल हो सकता हूँ यूएस के सिटीजन के साथ। डोमिसाइल होता है अगर मैं किसी कंट्री में जाता हूँ विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग डाउन, मेरी इस इंटेंशन के आते ही मेरा डोमिसाइल चेंज हो जाता है। और जितनी मूवेबल संपत्ति हैं वो डोमिसाइल के अनुसार ट्रांसफर होती है। तो सपोज मैं एक यूएस सिटीजन हूँ और मेरा मेरा डोमिसाइल जो है वो इंडियन है, और मेरे पे यूएस में कुछ एसेट्स है। अब ये इंडियन कानून के हिसाब से बटेंगे क्योंकि मेरा डोमिसाइल इंडियन था, राइट। तो इनहेरिटेंस का लॉ इंडियन हो जाएगा। पर आप फिर कहेंगे जी इंडिया में तो बहुत सारे इनहेरिटेंस लॉ हैं, क्योंकि इंडिया में रिलीजन बेस्ड इनहेरिटेंस लॉ है। तो कौन सा इनहेरिटेंस लॉ लगेगा? फिर मैं इस व्यक्ति का धर्म देखूंगा, रिलीजन देखूंगा। अगर ये हिंदू हुआ तो हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 के हिसाब से बटेगा। मुस्लिम हुआ तो मुस्लिम सेक्शन एक्ट 1937 के हिसाब से बटेगा। क्रिश्चियन हुआ तो इंडियन सेक्शन एक्ट 1925 के हिसाब से बटेगा। तो ये फिर रिलीजन बेस्ड कानून आ जाएंगे, पर सबसे पहले तो कंट्री तय करनी पड़ी। अब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी दो कंट्रीज में प्रॉपर्टी है तो विल कैसे बनानी चाहिए। क्या एक सिंगल विल से काम हो सकता है? जरूर हो सकता है कि मैं एक इंडिया में विल बनाऊं जो यूएस के एसेट्स को भी कवर करे, इंडिया के एसेट्स में भी कन्वर्ट करे, और ये लीगल भी है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, कानून कहीं का भी हो, इम्प्लीमेंट कहाँ कराना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट तो उस कंट्री में कराना पड़ेगा जहां पे वो एसेट है, और उस कंट्री के मुताबिक वो विल बनी है या नहीं बनी, इसको चेक करना पड़ेगा। तो जो रूल है, जो हम ज्यादातर लोगों को परामर्श देते हैं कि आपकी जितने कंट्री में एसेट्स हो उतनी विल बनाए। बिल्कुल। और सर इंडियन विल फॉर इंडियन एसेट्स, यूएस विल फॉर यूएस एसेट्स। बिल्कुल। और सर इन केस अगर किसी व्यक्ति ने भारत में जो विल है वो बना ली है और ऐसे में उसे विदेश में भी, क्या वो विदेश में भी सर मान्य हो सकती है? अगर वो किसी विदेश में किसी कंट्री में वो रह रहा है, वहाँ की सिटीजनशिप अगर उसके पास है तो? नहीं, सिटीजनशिप हो या ना हो, विल मान्य है। पर विल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो परिवार को काम करना पड़ेगा वो बढ़ जाए। क्योंकि ये पहले इंडिया में प्रोबेट होगी, उस प्रोबेट को अपोस्टाइल करा के विदेश की उस कंट्री में भेजना पड़ेगा जहां पे प्रॉपर्टी है, वहां पर दोबारा प्रोबेट कराना पड़ेगा, और फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। अगर इसकी जगह वो एक यूएस में सीधी विल बनाया था बाहर की कंट्री में, तो सीधा एक बार के प्रोबेट में सीधी ट्रांसफर हो जाती। तो आप बेकार में अपने बच्चों के लिए काम बढ़ा रहे हो सिंगल विल से, जी। राइट। और दूसरी बात ये, क्या हो सकता है यूएस में विल के कुछ प्रोविजंस ऐसे हों जो इंडिया में नहीं चाहिए हो। तो क्या आपकी विल में वो प्रोविजंस है, क्या उस अनुसार बनी है जो यूएस की रिक्वायरमेंट है? शायद नहीं बनी हो। तो वो सब इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे। तो अच्छा यही रहेगा कि आप हर एक कंट्री में सेपरेट विल बनाएं। बिल्कुल। सर बच्चों के भारत में अगर वो रह रहे हैं, इंडिया में अगर वो रह रहे हैं, तो ऐसे में एनआरआई जो पेरेंट्स हैं उनको किस तरीके की एक्स्ट्रा प्लानिंग करनी चाहिए? तो अगर आपके बच्चे इंडिया से बाहर रह रहे हैं, नॉन रेजिडेंट बच्चे हैं आपके, तो सबसे पहला इशू आपको देखना है कि मेरे बाद ये संपत्ति बाहर कैसे ट्रांसफर होगी। इन बच्चों के ऊपर क्या टैक्स लगेगा इस संपत्ति पे ट्रांसफर करते हुए। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में क्या प्रोविजन है किसी संपत्ति के
को इंडिया से बाहर ट्रांसफर करने में, सपोज आपके पास एक घर है इंडिया में, राइट, जो उसमें आप रहते हैं, आपकी मृत्यु के बाद आपके बच्चे चाहते हैं इस घर को बेच के पैसा वो बाहर की कंट्री में ले जाए, तो इंडियन लॉ कितना पैसा ले जाना अलाउ करता है, किस तरीके से करता है, किस प्रोसेस से करता है, ये इन चीजों को कॉम्प्लीट करता है। तीसरा एक बहुत बड़ा इशू है कि बहुत सारी बाहर की कंट्रीज में देयर इज समथिंग कॉल्ड डेथ टैक्स, राइट, मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है, इसको हम एस्टेट टैक्स कहते हैं। वो कैसे लगेगा आपके बच्चे पे? तो अगर आपके पास ऐसे बच्चे हैं जो नॉन इंडियन हैं और आप उनको इन सब मुसीबतों से बचाना चाहते हो कि मैनेज करने में मुश्किल हो रही है, टैक्स लग रहा है, क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं ले जा सकते, उस इंडिया में जो इनकम है वो उनकी ग्लोबल इनकम में ऐड होके उसको बाहर की कंट्री में भी टैक्स देना पड़ रहा है, इन सब इशू से बचाना चाहते हो, तो एक बहुत अच्छा उपाय है आप एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाएं और अपने जीते जी अपनी सारी संपत्ति इस ट्रस्ट में डाल दें, जिस ट्रस्ट के इनिशियल बेनिफिशियरी आप और आपकी वाइफ शायद बन जाए, और उसके बाद बच्चों को ऑटोमेटिकली बेनिफिशियरी बनाने का प्रोविजन इस ट्रस्ट में डाल। ऐसा करने पे सबसे पहले तो उनको इंडिया में आके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको अपने नाम कराने में, क्योंकि ऑलरेडी आप मेहनत कर चुके हैं ट्रस्ट के नाम करने में, बिल्कुल। अब तो ट्रस्ट का ओनर बदल जाएगा। दूसरा बेनिफिट क्या है, जब इसमें इनकम एराइज होगी वो इनकी ग्लोबल इनकम में ऐड नहीं होगी, क्योंकि उनपे इनकम तभी जाएगी जब ट्रस्ट उनको ट्रांसफर करेगा। जब तक वो ट्रस्ट में इंडिया में पैसा पड़ा हुआ है उनको इनकम में ऐड नहीं हो रहा। तीसरा बेनिफिट ये है कि वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाहर से रह, क्योंकि हर चीज कंसोलिडेट होके एक जगह आ गई है, तो उनके लिए मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, राइट, और रिपैट्रिएशन भी इजी है क्योंकि एक ही एंटिटी को सारी कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती। तो इस वजह से हम बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि अगर आपके पास ऐसे बच्चे हों या उत्तराधिकारी हों जो नॉन इंडियन है, तो आप अपने जीते जी एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाकर अपनी संपत्ति उसमें ट्रांसफर करके बच्चों को सक्सेसर बेनिफिशियरी बना दें। बिल्कुल। और सर, चूंकि आपको खुद एस्टेट प्लानिंग का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, ऐसे में अकॉर्डिंग टू यू एस्टेट प्लानिंग में एनआरआई सबसे बड़ी गलती सर क्या करते हैं, कहाँ उनसे चूक हो जाती है? एनआरआई बेसिकली ये सोचते हैं कि जैसे इंडिया में ट्रांसफर होगा बच्चों को वैसे ही विदेश में हो जाएगा, जो कि सच नहीं है, राइट। तो मैंने आपको बताया कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं अगर आपके बच्चे नॉन रेजिडेंट हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ बच्चे रेजिडेंट है कुछ नॉन रेजिडेंट है, ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा, क्योंकि इन बच्चों में अलग अलग कानून लगेंगे, इंडिया के कानून भी अलग है और बाहर के कानून भी अलग है, बिल्कुल, राइट। तीसरा, आप ये एज्यूम करते हैं कि हमारे बच्चे उतनी मेहनत कर पाएंगे कि वो इंडिया आके इन एसेट्स को अपने नाम करा ले। तो मेरे पे केसेस मिलते हैं 4-4, 5-5 साल से कोशिश करे जा रहे हैं, क्योंकि वो उनका आने का मतलब इंडिया आके फिजिकली प्रेजेंट होने का जो विंडो है, जितना टाइम है वो दे सकते हैं वो बहुत कम है, पर इंडिया में उसके लिए टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए, कंटिन्यूस चेजिंग चाहिए, क्या वो बच्चा कर पाएगा? राइट। तो आप उसके लिए मुसीबत मत छोड़िए, संपत्ति छोड़िए, पर सही तरीके से छोड़िए, जिससे कि उसको आसानी से संपत्ति मिल जाए, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना मेहनत करे हुए, बिना ज्यादा कोर्ट, लॉयर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाए हुए, और आसानी से उनको कंट्रोल में आ जाए।